बॉलीवुड में ना एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। मतलब एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट जाती है, लोग उसे देखने नहीं जाते, लेकिन वो फिल्म फिर भी करोड़ों का मुनाफा कमा लेती है। आज हम इसी पहेली को, इसी गणित को समझने वाले हैं। सवाल एकदम सीधा है और यही आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट भी है कि भाई एक फिल्म जिसे ऑडियंस ने सिरे से नकार दिया, वो प्रोड्यूसर्स के लिए एक फायदे का सौदा आखिर बनती कैसे है। चलिए एक हैरान कर देने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। इंडिया में हर साल 2000 से भी ज्यादा फिल्में बनती हैं, पर उनमें से 90%, जी हाँ 90% फिल्में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से अपना लगाया हुआ पैसा भी वापस नहीं ला पाती। तो सवाल तो उठता है कि फिर भी हर साल इतनी फिल्में बन ही क्यों रही हैं? इस पूरी पहेली को समझने के लिए एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण लेते हैं। फिल्म शहजादा। क्रिटिक्स ने इसे कुछ खास पसंद नहीं किया और सिनेमाघरों में भी ये एक बड़ी कमर्शियल फेलियर साबित हुई। अब जरा आंकड़ों पर गौर करते हैं। फिल्म का कुल बजट था 85 करोड़ रुपए, लेकिन इंडिया और ओवरसीज दोनों को मिलाकर बॉक्स ऑफिस पर कमाई कितनी हुई? सिर्फ 41 करोड़। पहली नज़र में तो ये सीधा सीधा एक बहुत बड़ा घाटा लगता है ना, लेकिन असली कहानी वो इन नंबर्स के पीछे छुपी हुई है। इस विरोधाभास को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉलीवुड में फिल्में बनाने और फाइनेंस करने का तरीका कैसे बदला है। देखिए, पहले का दौर अलग था। कोई अकेला प्रोड्यूसर अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर फिल्म बनाता था। फिल्म फ्लॉप हुई मतलब वो बर्बाद हो गया। लेकिन अब खेल में बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउस आ गए हैं। ये लोग फिल्म मेकिंग को एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरह देखते हैं, जहां रिस्क किसी एक फिल्म पर नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में फैला दिया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है क्या? ये बड़े स्टूडियोज कुछ फिल्में खुद बनाते हैं, कुछ दूसरों के साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बनी बनाई फिल्में खरीद लेते हैं। वो अपना पैसा बड़े बजट की फिल्मों से लेकर छोटी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों तक सब में लगाते हैं। इससे उनका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अगर एक फिल्म नहीं भी चली तो कोई दूसरी फिल्म उसकी भरपाई कर देती है। चलिए अब आते हैं इस पहेली के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कमाई के वो छिपे हुए रास्ते जो असल में पूरा का पूरा खेल ही बदल देते हैं। यहां ना एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। एक फिल्म सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी है। मतलब प्रोड्यूसर फिल्म का मालिकाना हक नहीं बेच रहा, वो उस फिल्म को अलग अलग तरीकों से अनुभव करने का अधिकार बेच रहा है। और ये अधिकार मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं। सैटेलाइट यानी टीवी राइट्स, फिर आते हैं म्यूजिक राइट्स, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और आज के दौर के सबसे बड़े खिलाड़ी ओटीटी यानी स्ट्रीमिंग राइट्स। और मजे की बात पता है क्या है? ये सारे राइट्स अक्सर फिल्म के रिलीज होने से पहले ही करोड़ों में बिक चुके होते हैं। अब म्यूजिक राइट्स की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस उदाहरण को देखिए। 30 मार खान फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, लेकिन उसका गाना शीला की जवानी वो आज भी रेडियो पर पार्टियों में बजता है और उससे म्यूजिक राइट्स के जरिए लगातार कमाई हो रही है। यही वजह है कि फिल्मों में कई बार जबरदस्ती गाने ठूसे जाते हैं। और फिर आते हैं इंटरनेशनल राइट्स। शाहरुख खान जैसी सितारों की ओवरसीज में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। उनकी फिल्म दिलवाले ने विदेशों से 170 करोड़ रुपए कमाए थे। ये कमाई एक तरह का सेफ्टी नेट है जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि फिल्म इंडिया में चली या नहीं। तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा बनता कैसे है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पैसे के फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? यहां एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, यानी वो लोग जो फिल्मों को सिनेमा घरों तक पहुंचाते हैं। बॉलीवुड में पावर प्ले का ये एक क्लासिक किस्सा है। जब अजय देवगन अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को दिवाली पर रिलीज करना चाहते थे, तो यशराज फिल्म्स ने कथित तौर पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने एक शर्त रख दी, भाई एक था टाइगर चाहिए तो फिर दिवाली पर हमारी फिल्म जब तक है जान भी लगानी पड़ेगी। ये दिखाता है कि बड़े स्टूडियो अपनी हिट फिल्मों का इस्तेमाल करके प्राइम रिलीज डेट्स पर कैसे कब्जा कर लेते हैं। और ये जो पावर का इम्बैलेंस है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस अक्सर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, तो वो ही तय करते हैं कि कौन सी फिल्म कब और कहां लगेगी। ऐसे में एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को अच्छी स्क्रीन्स के लिए लड़ना पड़ता है, और अगर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो बॉयकॉट का खतरा अलग से। और अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और बहुत ही जरूरी टुकड़े पर। सिनेमा देखने का तरीका बदलने से बॉलीवुड की इकोनॉमिक्स कैसे बदल गई है। एक जमाना था जब इंडिया में करीब 12,000 सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, जहां टिकट सस्ते थे। आज वो संख्या घटकर लगभग आधी रह गई है, करीब 6,500। और उनकी जगह किसने ले ली है? मल्टीप्लेक्सेस ने। और यही है मल्टीप्लेक्स मॉडल का पूरा इकोनॉमिक लॉजिक।
मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका सीधा मतलब है कि स्टूडियो कम दर्शकों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। 1 करोड़ लोगों को सिंगल स्क्रीन में फिल्म दिखाकर जो कमाई होगी, उतनी ही कमाई मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 20 लाख लोगों से हो जाती है। लेकिन हाँ, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ कि बॉलीवुड की पहुंच आम आदमी से थोड़ी दूर हो गई। और एक मजेदार बात, मल्टीप्लेक्स की असली कमाई सिर्फ टिकटों से नहीं होती। एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है उस महंगे पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक से। और साथ ही फिल्म से पहले और इंटरवल में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उनसे भी मोटी कमाई होती है, क्योंकि वहां कोई उन्हें स्किप नहीं कर सकता। तो चलिए अब वापस शहजादा की पहेली पर आते हैं और उसे सुलझाते हैं। फिल्म का बजट था 85 करोड़, बॉक्स ऑफिस से आए कुल मिलाकर 41 करोड़। ये तो साफ साफ घाटा है। लेकिन अब असली कमाई देखिए। OTT राइट्स से मिले 40 करोड़, म्यूजिक राइट्स से 10 करोड़ और टीवी राइट्स से 15 करोड़। और नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटने के बावजूद फिल्म ने 21 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज बड़े स्टूडियोज के लिए फिल्म बनाना कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा बिजनेस है। बॉक्स ऑफिस तो उस बिजनेस मॉडल का बस एक हिस्सा है। असली मुनाफा तो रिलीज से पहले ही तय हो चुका होता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भाई, अगर मुनाफा फिल्म के रिलीज होने से पहले ही पक्का है, तो फिर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव और कुछ रिस्की बनाने का इंसेंटिव कहां से आएगा? इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं।